गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंट्रोडक्शन क्लास है, बाइलिंगुअल क्लास। क्लियर? तो मैं पहले से कहते आया हूँ कि फर्स्ट क्लास जो है पूरे बैच का डीएनए होता है। राइट? कुछ ऐसा होता है कि हम पूरे बैच में फॉलो करते हैं। तो किसी भी कैंडिडेट के लिए फर्स्ट क्लास को अटेंड करना सबसे ज़रूरी है। उसमें हमारा फाउंडेशन होता है कि हम पूरी बैच में क्या करने वाले हैं, हमारे कौन कौन से एस्पेक्ट होंगे और वे ऑफ टीचिंग क्या होगा। राइट? सबसे पहले मैं बता दूं कि वे ऑफ टीचिंग में मैं फॉलो करता हूं कि थ्री स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन। राइट? थ्री स्टेप्स मीन्स क्या है कि जो भी कंटेंट्स है उसको समझा देना, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, लैंग्वेज में, कॉन्सेप्ट में, डायग्राम्स में। राइट? तो ये हुआ जनरल लेक्चर्स। जो फर्स्ट फेज क्या होता है कि हम उसे लेक्चर के रूप में उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई कैंडिडेट जो ज्योग्राफी ना पढ़ा हो, ज्योग्राफी पढ़ा हो, एनसीईआरटी पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? आप बल्कि ना पढ़ के हैं तो ज़्यादा अच्छा है। क्लियर? कभी कभी कहते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आओ, क्योंकि एनसीईआरटी आपको समझ तो आता नहीं। आता है क्या? नहीं आता। उसकी लैंग्वेज इतनी दुरूह है, डिफिकल्ट है कि आपको सब चीज़ समझ में नहीं आएगा। जो ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो उसे तो बंद करके फिर रख देगा उसे, है या नहीं? मैं सही कहता हूँ कि मैंने भी फेस किया अपने एकेडमिक टाइम में। पहले तो और भी मोटी बुक हुआ करती थी, अब तो धीरे धीरे और भी। देखिए, अब भी एनसीईआरटी बुक का इंडियन ज्योग्राफी जो कभी 126 पेज होता था, फिर 99 पेज हुआ, इस पर 67 पेज हो गया। कम होते गए ना? बात समझ रहे हैं? उसके पेजेस कम होते जा रहे हैं। पहले और भी बल्कि हुआ करता था। तो एनसीईआरटी पढ़े बगैर, राइट, आप केयरफुली सुनिए। जो ऑनलाइन पे हैं वो उनको नमस्कार, वेलकम। बात समझ गए? एनसीईआरटी पढ़ के मत आइए। ठीक है? जिस टॉपिक को मैं पढ़ा दूं उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, वो अच्छा समझ में आएगा। अ वेरी कन्फर्म कमिटमेंट। बात समझ गए? जिस चैप्टर्स को हमने क्लास में परफॉर्म कर दिया, आपको नोट्स बना दिया, आपको पूरा पूरा याद हो गया, समझ में आ गया, देन गो फॉर चैप्टर। चाहे वो ग्रेजुएशन की बुक हो, एनसीईआरटी की बुक, समझ में आएगी। लेकिन कमिटमेंट ये है कि मैं जिस एनर्जी से आपको बता रहा हूँ उसी एनर्जी से आप उसको पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड कीजिए। कोचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो, स्कूल कॉलेजेस क्लास नहीं है। उस चैप्टर पे उसका जो लेंथ होता है वो क्लास 6 भी होता है, क्लास 12 भी होता है, ग्रेजुएशन भी होता है, सेम चैप्टर का लेंथ। राइट? तो उसके दौरान आप उसको अच्छे से सुनिए। दूसरी चीज, लेक्चर के बाद हमारे जो सेकेंड एफर्ट्स होता है क्लास नोट्स मेकिंग। जो क्लास नोट्स है उसको बहुत कंफर्टेबल होके समझ के लिखिए। सेकेंड प्रोसेस। क्लियर? मान लीजिए हमने लेक्चर दिया, उसको समझा दिया, उसमें देखिएगा मैं जिस चीज़ को ज़्यादा इम्फेसिस कर रहा हूँ, आमतौर पे मीडिया में जहाँ कहीं भी एक हवा सा चला है कि पीपीटी होना चाहिए। राइट? पीपीटी से पढ़ा तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, नहीं होगा। पीपीटी से क्या होता है कि टीचर्स उस लाइन को पढ़ते होते हैं, आप भी उसी को पढ़ते होते हैं। नहीं, पीपीटी में क्या होता है कि वो डायग्राम होता है जो आपसे कभी बनेगा नहीं। होता है कि नहीं? बोलो तो। सच बात बताता हूँ, मैं इतने वर्षों के एकेडमिक एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ। मैंने वो भी करके देखा, वीडियो भी चला के देखा, उसको समझा के देखा। तो वो डायग्राम बनाइए जो टीचर्स बोर्ड पे बना रहे हैं, वो आप एग्जाम में भी बना पाएंगे और सहजता से समझ भी पाएंगे। डिजिटल इमेज बनता नहीं है। बनता है क्या? अब मान लो कि कोई टेक्स्ट बुक का इमेज है प्लेट टेक्टोनिक का, नहीं, और मैं इस बोर्ड पे अच्छा सुंदर सा लगा दूं, उसका एक वीडियो भी लगा दूं, वो आपको नोटबुक में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होता है। तो मेरा प्रोसेस ये है कि जो कुछ लेक्चर में हमने आपको समझाया उसको नोट्स जरूर बना लीजिए। बात समझ गए? देखिए, हमारे जितने एकेडमिक एक्सपीरियंस हैं, चाहे यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, या हमारे कॉलेज एग्जाम का, या आपने भी देखा होगा अपने जिस किसी स्टूडेंट्स का, आपके मित्र का नोट्स अच्छा होगा, उनका रिजल्ट जरूर अच्छा हुआ होगा। देखा हमने? ऐसे एज्यूम कीजिए आपके जूनियर क्लास कॉलेज वाले, आपके फ्रेंड जिनके नोट्स बहुत अच्छे हों,
देखिएगा उनका रैंकिंग होता होगा। हम कमीशन के एग्जाम में भूल जाते हैं, नहीं, कमीशन का एग्जाम भी उसी तरह का है, जिसका नोट्स बहुत अच्छा है, क्लियरिटी से लिखा हुआ है, डायग्राम्स अच्छे हैं, उसका आंसर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। ठीक है, तो क्लास के दौरान टीचिंग का एक हमारा मेथड होता है कि हम क्लास नोट्स लिखा दें। थोड़ा पेनफुल होता है बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी, जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए भी क्लास नोट्स लिखना पेनफुल काम है। जिस पेज से सभी लिख रहे हैं उस पेज से लिखना, कमिटमेंट हमेशा बनाए रखना, राइट, पेनफुल होता है। दूसरा पेनफुल टीचर्स के लिए भी होता है कि इस पूरे डायग्राम, पूरे मैप को सभी को लिखा है, पूरा सिलेबस, करीब 300-400 पेज का नोटबुक है ना, वो पूरे कमिटमेंट से बनता है। लेकिन देखिएगा उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नजर आते हैं। देन थर्ड वन, आप उसके बाद जब आपके ये नोट्स बन गए, देन आप उसको टेस्ट सीरीज में जाइए। टेस्ट सीरीज में पहले चीज कर लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें देखिएगा जब आपके नोट्स बन गए तो जिस दिन मैं पढ़ा दूं उसी दिन प्रीवियस ईयर पेपर मत बनाइएगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, है ना, क्योंकि उसकी कॉन्सेप्ट आपको मैच्योर हुए नहीं होंगे। आप ना पिछले वर्ष के क्वेश्चन ले आए, नहीं, जब आपका ये नोट्स बन गया और आपका पूरा ये एरिया आपके कंफर्म कॉन्सेप्ट में आ गया, लैंग्वेज क्लियर हो गई, तब किसी भी वर्ष का क्वेश्चन निकालिए। ठीक है ना, इन द एंड ऑफ सीजन। तो प्रीवियस सेट के पेपर को लिखिए और फिर अगर कोई इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज करा रहा हो तो उसको एंजॉय कीजिए, नहीं, लिखें, आपका जो आंसर का फीडबैक आया उसके अनुसार थोड़ा इंप्रूव कर लिया। ठीक है ना, इंप्रूवमेंट में क्या है कि एक टेस्ट सीरीज आपका बहुत अच्छा नहीं भी होगा, फिर कंटेंट पढ़ा, फिर से लिखा, तो 2-3 बार में आपको इतना पॉलिश्ड हो जाएगा कि एग्जामिनेशन आप A1 दे पाएंगे। बात समझ गए? तो ये प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ। ये फर्स्ट थिंग्स मैंने बताया कि इस बैच का या जो किसी भी बैच का आप फाउंडेशन होता है। बातें क्लियर हुई? तो पहला काम क्या है कि जितनी सिलेबस है उसको समझना है क्लास में। जब मैं समझाते हूँ तो सिर्फ समझिए, राइट, फिर मैं जब लिखाते रहूँ उसको मन से लिखना है पूरी निष्ठा के साथ, और लास्ट में जब आप पूरा एकम्प्लिश हो जाए, आपकी तैयारी पूरी हो जाए, तो फिर उसको लिख के देखिएगा। देखिए कंटेंट्स और चीज़ों को पढ़ाना कई जगह है, हर एक जगह है, मीडिया भी है, लेकिन आपको वो कंटेंट्स या वो चीज़ें जो एक परफेक्ट रास्ते पे रखता है, वो आपका टेक्स्ट बुक रीडिंग है, टेक्स्ट बुक का कंटेंट्स तैयार करना, राइट। मीडिया में क्या है कि बहुत सारी चीज़ हाइप टाइप में है, डायलॉग टाइप में है, कभी आकर्षक भी लग जाता है वो चीज़, है ना, लेकिन पूरी सिलेबस को A1 बनाना, तब जाकर रिजल्ट होगा। इससे सेकंड चीज़ और बताता हूँ कि जब कभी कैंडिडेट्स तैयार करता है तो ज्योग्राफी का फिजिकल सेक्शन सबको बढ़िया आकर्षक लगता है। हम इंडिया का फिजिकल पढ़ रहे हैं, माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, प्लेटूज प्लेन पढ़ रहे हैं, अब वेरी वंडरफुल, इंजॉय करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक चर्चा हो गई तो लगता है बड़ी कॉन्सेप्ट की चीज़ है ना। देखिएगा कैंडिडेट्स का सेकेंड पार्ट जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है, बिहार का ज्योग्राफी है, वहाँ पे क्या है कि हम जल्दी में भागते हैं या फिर कहते हैं छोड़ दो यार, पॉपुलेशन तो है नहीं, एग्रीकल्चर तो है ना, अर्बनाइजेशन है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से होते हैं। मान लो कि आप पेपर अटेम्प्ट किए, फिजिकल ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो बिहार, अर्बन और इकोनॉमी से है। तो ज़रूरी ये है कि जो फर्स्ट डे आपका कमिटमेंट है वो लास्ट डे तक बना रहे। अभी तक जो मैं बता पाया हूँ उसमें आपको 3 चीज़ें क्लियर हुआ होगा कि मेरी टीचिंग मेथड्स में पहला चीज़ है कि कॉन्सेप्ट को, जो सिलेबस है उसको कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ा देना, ठीक है। सेकंड चीज़ है एज अ नोट मेकिंग, एंड द थर्ड वन प्रैक्टिस। अगर ये तीनों चीज़ें आपने अच्छा से किया हुआ है तो एग्ज़ाम किसी भी लेवल पे अच्छा होगा, चाहे क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, आपको सिलेबस से ही तो पूछेगा, उससे आगे तो नहीं जाएगा ना। आउट ऑफ सिलेबस होता नहीं, इंडियन ज्योग्राफी बिहार डिजास्टर है और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इन चीज़ों को पूरे टेक्स्ट बुक सिस्टम में और उसका एप्लीकेशन सेक्शन में, उस पर आते हैं हम, उस पर चर्चा करेंगे, उसको बेहतर कर लेना। तो
माई वे ऑफ टीचिंग, ये मैंने फर्स्ट थिंग बताया। क्लियर? ओके। अभी तो ये बाइलिंगुअल क्लास है, मैं ऐसे हिंदी इंग्लिश यूज़ करते रहूँ। तो फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है अबाउट योर कमिटमेंट राइट नाउ। कमिटमेंट देखिएगा कि कोई भी देखिएगा, कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो बहुत बड़ा स्टूडेंट नहीं है, जिसकी बहुत बड़ी कैलिबर, उसको देखिएगा रिजल्ट बनाते हुए। और जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके स्कूल कॉलेज के ज़माने में है, उसको देखिएगा कि कहीं सिलेक्शन ना होते हुए। ऐसा देखा कभी? या अपनी याद कीजिए आपके स्कूल कॉलेज के दिन, आपके क्लास में जो स्टूडेंट रहा होगा, जो पाँचवा छठा दसवां होगा, वो अच्छी जॉब में होगा। कहीं फर्स्ट सेकेंड वाले कहीं और घूम रहे होंगे। ऐसा देखा? हमने देखा है। उसमें जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो होता है सेल्फ कमिटमेंट। राइट नाउ कुछ बातें बताता हूँ उसको सेकेंड लेवल पे। एक कहता है कि सक्सेस इज समथिंग दैट अट्रैक्ट, बी अट्रैक्टिव टू बी सक्सेसफुल। बात समझ गए? सफलता वो है जो आकर्षित करती है, और सफल होने के लिए आप आकर्षक बनिए। ये दो स्टेटमेंट प्रूव्ड स्टेटमेंट है। आकर्षक कैसे बनना है? आपके लैंग्वेज अच्छे हो जाएं, आपके कंटेंट्स अच्छे हो जाएं, और जब आप उसको लिखें तो जितनी ग्रुप है उसमें एक बेहतर छाप छोड़े। आपके व्यक्तित्व से भी बोर्ड में ऐसे नजर आए कि आप एक बड़े से पर्सनैलिटी का हिस्सा है, फिजिकली एंड इनर वैल्यू ऑल्सो। राइट? सो सक्सेस इज समथिंग दैट अट्रैक्ट, बी अट्रैक्टिव फॉर बीइंग सक्सेसफुल। बात समझ गए? हमेशा ध्यान रखिए, आप जो मॉर्निंग तैयार हो रहे हैं, आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सपोज आप इस क्लास में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं, सो बी अट्रैक्टिव। जब हम उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पूरी अलर्ट होकर पार्टिसिपेट किया। जब भी नोट्स बनाए तो लगा कि आपका नोट्स क्लास का बेस्ट क्लास नोट्स है। राइट ना? जब कभी परफॉर्म किया तो अट्रैक्शन एग्जामिनर को नजर आए कि इसमें दम है। राइट ना? या फिर बोर्ड के पास जाएं तो आप जितनी देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक कंप्लीट ग्रूमिंग होता है। आप फर्स्ट डे जो क्लास करते हैं, पीटी करते हैं, मेंस करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, सब एक ही एग्जाम है। पर्सनैलिटी के लिए सब एक ही है। आपको जो पर्सनैलिटी निखर के आता है पीटी से आता है, फिर मेंस का दौर है, फिर इतनी दिन में आपका इम्प्रूव व्यक्तित्व बोर्ड के सामने निकलता है कि आपके पास सारे नॉलेज हैं, आप एक बेहतर व्यक्ति हैं। नहीं? सो बी अट्रैक्टिव फॉर बीइंग सक्सेसफुल। राइट? थर्ड, एक स्टेटमेंट बताता हूँ इसको आप, मैं पूरे जीवन के लिए इसको मानता हूँ, चूंकि फर्स्ट क्लास से आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है अदर देन कंटेंट्स। राइट? तो मैं इंडिविजुअली बात कर सकता हूँ, फिर कंटेंट्स पे आने के बाद इससे बातें एलिमिनेट हो जाती है। हमने ये चारपंथी बाइबल की पढ़ी हुई है, कहीं जीवन के लिए महत्वपूर्ण मैंने पाया। उसने कहा कि आई हैव फॉट अ बिग फाइट। बाइबल के स्टेटमेंट है, मैंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हर एक आदमी जीवन में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ता है, अपने लिए, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए, देश के लिए। तो आई हैव फॉट गुड फाइट, आई हैव कंप्लीट माई रेस विथ ग्रेस। मैंने अपनी पूरी जो दौर है जिंदगी की, लड़ाई है, उसको बहुत खूबसूरती से निभाया। आई हैव केप्ट माई फेथ ए लाइफ। थर्ड सेंटेंस क्या कहा? कि हमने उम्मीद को जिंदा रखा, उम्मीद में विश्वास रखा। एंड द फोर्थ वन इज क्राउन फॉर मी, विक्ट्री फॉर मी। देखोगे जब आप कमीशन तैयारी करेंगे, कई बार उलझन आएगा, छोड़ के चले जाते हैं। एक बार पीटी फेल गए, मेंस फेल कर गए, होता है कि नहीं? तो थर्ड स्टेटमेंट ये है कि आई हैव केप्ट माई फेथ ए लाइफ। हमेशा उस फेथ को जिंदा रखना है कि हम बहुत अच्छे हैं और हम हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म जरूर करेंगे। राइट ना? सेकेंड सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा? आई हैव कंप्लीटेड माई रेस विथ ग्रेस। अपनी जो दौड़ है, अपनी जो लड़ाई है, हमने बहुत खूबसूरती से दौड़ा है। ये वाला ज़्यादा खूबसूरत है, समझ रहे हैं? देखिएगा, कोई पास कर जाएगा उसके बाद ज़्यादा बहुत खुशी नहीं होती है। आप जो इंजॉय करते हैं जर्नी को, है, होता है कि नहीं? जैसे देखिए, जितने दिन पढ़ रहे हैं, टेबल वर्क कर रहे हैं, वो आपका सबसे वंडरफुल डेज है। देखिएगा, जितने पास आउट या मैं या कोई व्यक्ति यहाँ फिर से लैंड करता है या पढ़ाने के लिए आता है, देखिएगा सभी पास आउट मुखर्जी नगर विजिट क्यों करता है? वो उसके स्ट्रगल के दिन होते हैं।
पढ़ने के दिन होते हैं, खूबसूरत से दिन होते हैं, राइट, जिसको उन्होंने इंजॉय किया है। जब पास कर जाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, कहीं का ऑफिसर रहेंगे, वो ऑफिस आपको गिरा रहेगा, बट द जर्नी इज़ वेरी यूजफुल, जर्नी वैल्यूबल होना चाहिए। तो चारों सेंटेंस को एक बार आप रिपीट कीजिए तो अपने माइंड में, अपने मेमोरी में। द फर्स्ट थिंग, आई हैव फॉट गुड फाइट। द सेकेंड थिंग, I have completed my race with grace. The third one, faith alive. देखिएगा ये बड़ी चीज़ है, यूपीएससी और स्टेट पीसी जो भी एग्जामिनेशन में कई बार फेथ डोलता होगा, 26 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, एज गुजरता होता है, और कई बार एग्जामिनेशन लास्ट फेज से भी लौट के आते हैं। सो फेथ बनाए रखना है, राइट। एंड द लास्ट थिंग, द विक्ट्री इज फॉर मी, राइट। अगर तीनों चीज़ को आपने पूरी निष्ठा के साथ बनाए रखा है तो सफलता सिर्फ आपकी होगी नहीं होगी। अगर सीट 5 भी है, 10 भी है, डजेंट मैटर, देखिएगा टॉप पे हमेशा जगह खाली होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं इंट्रोडक्शन में इसलिए बोला कि एग्जामिनेशन बड़ी पेशेंस का एग्ज़ाम है ना। दूसरी चीज़, आपके फ्रेंड सर्कल में जहाँ के भी बैठेगा तो बहुत सारे नेगेटिव टॉक भी होता रहता है, डोंट बी द पार्ट ऑफ दैट, राइट। कभी कभी उस 2 दिन उसका हिस्सा बन गए, फिर हम डिप्रेशन में, राइट ना, उसका हिस्सा नहीं बनना है। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव आपके पड़ोसी को पड़े, ऐसा व्यक्तित्व बनना चाहिए। हमेशा एक कहते हैं कि ओज गुण है ना, तो ओज गुण बनाए रखें। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन एरिया मैं इन चीज़ों को लेकर आया आपको बताने के लिए। सो इस क्लास का चूँकि बाइलिंगुअल क्लास है, तो आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन सिलेबस डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना है और वे ऑफ लर्निंग क्या होनी चाहिए, राइट ना। यहाँ से मानिए कि इस क्लास की शुरुआत हुई, जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ से ज़रूर जुड़ें और फिर इन चीज़ों को हम पूरा करेंगे, ठीक है। सो वी हैव सिलेबस फॉर मेंस एग्जामिनेशन, मेंस 69th पीपीएससी सिलेबस। जो जिन्होंने ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ा है या ज़्यादा नहीं पढ़ा है, उन ऐसा जान के मैं इसको एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आप प्राइमरी लेवल से जानें, और अगर पढ़ा भी हुआ है तो उसको रीइंफोर्स करें, फिर से उसको शक्तिशाली बनाएं कि वो आपके मेमोरी में बना रहे। तो यहाँ पे देखिएगा कि एरिया है, फर्स्ट एरिया जो मेजर एरिया है वो इंडियन ज्योग्राफी है। ये एरिया भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है। आपका जो मेजर क्वेश्चन आता है यहाँ से आता है, यानी कि अगर सभी क्वेश्चन को टारगेट कर ली तो 60 to 70% क्वेश्चन हमारे इंडियन ज्योग्राफी का ही होता है, बाकी 30% 40% बिहार डिजास्टर होते हैं, राइट नो। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमारे पास एरियाज हैं, उसको विभाजित कर लेते हैं। फर्स्ट एरिया फिजिकल इंडिया है, जिसको हम भौतिक भारत कहते हैं। आमतौर पे मैं कहता हूँ कि जब बुक्स पढ़ें तो क्लास के बाद पढ़ें। तो इसके लिए क्या कीजिए, क्लास 11 एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, कब, जब मैं उस टॉपिक को पढ़ा दूँ। बात समझ गए? बड़ी पतली सी बुक है, क्लास 11 की, करीब 67-70 पेज की बुक है। अब वो पहले कभी 150 होता हुआ करता था, आज के दिन में उसका लेंथ कम हो गया, ठीक है, क्लियर ना। उसका कारण हुआ, कई बार एनसीईआरटी और आयोग ने, जो यूनिवर्सिटी है कमीशन, उसने ये दिया कि जो चीज़ को हम 12 में पढ़े उसी को ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, उसके लेंथ में चेंज नहीं हो रहे थे, तो 11 को कम कर दिया, जिसका बृहद रूप ग्रेजुएशन बच्चे पढ़ पाएंगे, अदरवाइज सेम चीज़ें हो जाती थी। तो क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आपके 6 चैप्टर्स हैं, इसको नोट भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, इसको मैं पढ़ाऊँगा, इसको नोट कर लें पहले। फिजियोग्राफी, पहले इंडिया साइज एंड लोकेशन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, पीटी में ज़्यादा, मेंस में सिंगल क्वेश्चन होता है। भारत का स्थिति और आकार फर्स्ट चैप्टर है, आपको ग्रेजुएशन का भी एनसीईआरटी का भी एक ही टॉपिक होता है। सेकेंड देखिएगा, इंडिया फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी इसको अगर हिंदी कर दें तो भारत का भौतिक स्वरूप, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर हो गया इंडिया ऑफ फिजियोग्राफी। मेजर ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, हमेशा आते हैं,
कोई एक सेक्शन माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया। देखिएगा बिहार के क्वेश्चन में 44 वगैरह में ऐसा क्वेश्चन दिया कि भारत के भौतिक स्वरूपों को लिखें और किसी एक का वर्णन करें। आपको फ्रीडम दिया, किसी एक को चूज कर लें। बाद के दिनों में भारत का पठारी क्षेत्र दिया, कभी भारत का पर्वतीय क्षेत्र दिया। तो अगर आपका 5 सेक्शन तैयार है तो कभी न कभी एक सेक्शन लिखने का मौका मिलेगा। सो फिजियोग्राफी क्या हुआ? भारत का भौतिक स्वरूप। तो अगर जो हिंदी में लिख रहे हैं तो ऐसे लिखें, भारत का भौतिक स्वरूप। सेकेंड चैप्टर। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट भी हैं और फर्स्ट पेपर का जो होता है थ्योरी का यूज भी है, प्लेट टेक्टोनिक का यूज है। यहाँ पे थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक है या थ्योरी सेक्शन है, फिर भारत के भौतिक स्वरूप है। फिर देखिएगा दूसरा एरिया है जो तीसरा है, भारत का ड्रेनेज, अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, ये आपको ड्रेनेज सिस्टम है। इसी क्वेश्चन पीटी में ज़्यादा आते हैं, मेंस में 2 ही क्वेश्चन बनता है, राइट। उसमें चर्चा करेंगे। कभी देखिएगा नॉर्थ इंडियन रिवर्स, साउथ इंडियन रिवर्स का डिफरेंस दे दिया, भारत के ड्रेनेज सिस्टम का विशेषता दे दिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या आज के दिन में इसका यूजेज दे दिया, यूसेज ज़्यादा पूछते हैं। तो फोर्थ वन जो है हमारे यहाँ, ये क्लाइमेट है, भारत की जलवायु है क्लाइमेट। या फिर कहीं की मानसून है, नहीं, भारत का जलवायु क्या है? मानसून है। तो ये जलवायु चैप्टर है, मानसून चैप्टर न करके जो आपके जो बेसिक बुक है उसमें क्या है? क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट है, फोर्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर हमारा वेजिटेशन आता है या वनस्पति आता है, वनस्पति है। तो ये चैप्टर हमारे क्रम में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आ गया। लास्ट चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी का आता है, वो इंडिया का सॉइल है या भारत की मिट्टी है, राइट। अब देखिएगा ये सारा चैप्टर ऐसा है जो फिक्स्ड है, आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? अगर आपने एक बार इसका कॉन्सेप्ट बना लिया, एक बार नोट्स बना लिया, तो इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा, कम से कम आपके जनरेशन तक, जब तक आप एग्जाम देंगे, राइट ना। ये भी आने वाले आपके जनरेशन बच्चे होंगे तो उनको भी ये चैप्टर फिक्स्ड है, नो चेंज, नेवर चेंज। समझ गए? तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, ये कोर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी है। तो ये फर्स्ट सेक्शन हो गया हमारा इंडिया का। ये सभी के सभी चैप्टर का बेसिक कंटेंट्स जो क्लास नोट्स के बाद आपको पढ़ना है, कहीं और मत पढ़िएगा, ज़रूरत ही नहीं है उतना, वो एनसीईआरटी ही पढ़िएगा। क्लास नोट्स में बहुत डिटेल होगा और उसके बाद जो आपका उसका छेपक होगा, बचा हुआ एरिया होगा, वो आपको एनसीईआरटी से पूरा हो जाएगा। और फिर आपको एनसीईआरटी के वर्ड्स उसका समझना बड़ी आसान लगेगा। एक एटलस अच्छा से रखिएगा, ब्लैक स्वॉन है, ओरिएंट लॉन्गमैन है, ऑक्सफोर्ड है, कोई भी स्टैंडर्ड एटलस, उसमें ये ध्यान रखिएगा हिंदी मीडियम का मत खरीदिएगा। क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले में प्लेसेस नहीं होते हैं, अच्छे प्रिंट पता नहीं क्या है इंडिया में। जितने भी हिंदी मीडियम के एटलस हैं उसका जो प्लेसेस ओरिएंटेशन वो नज़र नहीं आता है। और इंग्लिश मीडियम का थर्ड ग्रेड का भी पब्लिशर्स है तो अच्छा बनाया हुआ है या नहीं। और जो ऑफिसर्स बन रहे हैं उनको इंग्लिश इतना तो आनी चाहिए, ठीक ना। हाँ, बात अलग है कि बिहार के जो ऑफिसर्स हैं उसमें हिंदी बहुत प्रखर रूप से है, बहुत स्ट्रांगली है, वहाँ इंग्लिश का बड़ी कम जगह है। बल्कि वहाँ पे लगता है कि इंग्लिश को विदेशी भाषा है एक्चुअली, है या नहीं। वहाँ पे ऑफिस में जाइएगा तो इंग्लिश कम नजर आएगा। फिर भी 6 हो गया, ये 6 आप पे फर्स्ट फेज ऑफ डिस्कशन आएगा। दूसरा फेज ऑफ डिस्कशन है वो आपका इसी इंडियन ज्योग्राफी का, मैं वहीं पे हूँ, आप बी सेक्शन लिखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का, वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, भारत का आर्थिक भूगोल। ये आपको कवर होगा क्लास 12 एनसीईआरटी से, राइट। क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है उसमें सारे बेसिक टॉपिक है जो जीएस को मिलना चाहिए, जीएस से होना चाहिए। उसमें देखिएगा कि सबसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मीन्स संसाधन से ये चैप्टर शुरू होगा। आर्थिक भूगोल का जो पहला एरिया है वो है संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी। देखिएगा मेजर क्वेश्चन जो आते रहता है संसाधन से आता है। तो रिसोर्स में पहला डिस्कशन आएगा लैंड रिसोर्स, भारत का भूमि संसाधन।
भारत का पहला सेक्शन आ गया क्या, लैंड रिसोर्स या भूमि संसाधन। बैठ जाइए पीछे, या यहाँ बैठ जाइए। क्या हो गया, भूमि संसाधन। बड़ी बेसिक है, लेकिन जब आप डेप्थ में जाएंगे तो वो बड़ी कंसेप्चुअल लगेगा। भारत का भूमि संसाधन, उसको कीजिएगा। दूसरा देखिएगा, उसी बुक में मिलेगा आपको एग्रीकल्चर रिसोर्स। एग्रीकल्चर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज, उसमें कृषि संसाधन आपको दूसरा डिस्कशन एरिया मिलेगा। ये सारे रिसोर्स का हिस्सा है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें पहला एरिया आता है अब भूमि संसाधन, दूसरा कृषि संसाधन। जो तीसरा एरिया आता है जो हम पढ़ते हैं मिनरल रिसोर्स, इसमें हम कहते हैं खनिज संसाधन। इसको मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 मिनरल्स। फोर्थ में हम इसको पढ़ते हैं एनर्जी रिसोर्स, यानी कि ऊर्जा संसाधन। तो 4 चैप्टर हो गए। क्या क्या, भूमि संसाधन। आपने सभी जगह सुना होगा या जनरल डिस्कशन में सुना होगा कि कैंडिडेट्स को सबसे पहले सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। आपका रोड मैप क्लियर होना है, कितना जाना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है। तो सिलेबस पहले याद। अभी तक जो कुछ मैंने डिस्कस किया आई होप आपको याद होगा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है देखिएगा, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, फिलोसफिकल स्टेटमेंट है। उस आदमी को कभी घर बनाने नहीं दिया जाना चाहिए जब तक वो घर पहले न बना लिया हो। बात समझते हो? जैसे कोई इंजीनियर्स है, इस बिल्डिंग को बनाने आया, तो वो एक बार बिल्डिंग अपने मन में बना लिया होगा, उसके बाद उसको शुरू करेगा, है या नहीं? आपने मेरे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? अगर आपने सिलेबस को पहले याद कर लिया है तो आपकी पूरी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से हो गया। क्लियर? तो रिसोर्स ज्योग्राफी में पहले क्या हो, लैंड रिसोर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, राइट। तो रिसोर्स का के चौथा हिस्सा है वाटर, पांचवा हिस्सा है वाटर रिसोर्स। ये 5 रिसोर्स एरिया हैं जो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का फाउंडेशन बनता है। जल संसाधन क्या क्या हो गया, भूमि, कृषि, मिनरल्स, ठीक है, याद हो गया होगा। अब देखिएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो क्रियाओं से आता है, आर्थिक क्रिया से आता है। वो उसमें आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज के चैप्टर्स आते हैं, द्वितीय क्रिया के एक्टिविटीज आते हैं। उसमें सबसे पहले उद्योग आता है, इंडस्ट्री लिखेंगे। इंडस्ट्री सिर्फ लिखेगा तो उसको क्लासिफाई नहीं करना है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, जो भी करना है। इंडस्ट्री पर्टिकुलर चैप्टर हो गया, ठीक है, उसमें सभी इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है, इंडस्ट्री के बाद जो दूसरा एरिया आता है दैट इज ट्रांसपोर्ट। टर्सरी एक्टिविटीज़ का जो एरिया है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में तीनों डोमेन्स पढ़ेंगे, वाटर, एयर, लैंड, तीनों। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये एरिया क्या हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी एक्टिविटीज़। क्वाटरनरी क्विनरीज का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ाया है, उसको हम इसी में कवर करेंगे। जैसे देखिएगा बिहार में पूछ दिया डिजिटल डिवाइड क्या है, पूछा ना, उसका एक्सपेंशन कैसे होगा, ये कहाँ से आया, सर्विस सेक्टर से आया। क्लियर ना? तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट में और सर्विस सेक्टर में। क्लियर हो गया? इंडियन ज्योग्राफी का ये सभी एरिया आपको क्लास 12 इंडियन ज्योग्राफी बुक से कंप्लीटली कवर हो जाएगा। उसका ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपसे बिहार के सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, इसकी बात नहीं कह रहा हूँ, सभी चैप्टर पढ़ पाएंगे। तो उसका बिहार का सभी क्वेश्चन होने के लिए इसमें ऐड जरूरी है, वो उसका एप्लीकेशन ऐड होना ज़रूरी है और बिहार सरकार की योजना ज़रूरी है। बात समझ गए? आजकल जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें जो सेकेंड थर्ड फेज होता है उस स्टेट या इंडिया की पॉलिसी ऐड होती है। अगर इस चैप्टर के साथ उसका कंटेम्प्रेरी हिस्सा, वर्तमान हिस्सा, कि भारत सरकार इन फील्ड में क्या कर रही है, बिहार सरकार इस फील्ड में क्या कर रही है, तो आप आंसर लिख पाएंगे। बस समझ गए? देखिएगा कोई यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीसी जो भी है, उसमें आंसर के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है कि वो फिक्स्ड क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, वो एनसीईआरटी बुक है। दूसरी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है उस क्षेत्र में, चाहे बिहार सरकार हो या इंडियन गवर्नमेंट को, और सोसाइटी में उसका आज के दिन में क्या यूज़ है। मान लो कि सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम सरकार ने लाया,
और आपके राज्य में, उड़ीसा में, पंजाब में उसे इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसका आउटकम क्या है? नहीं, अगर आपको सोसाइटी की समझ वहां तक है तब क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ एनसीईआरटी संपूर्ण रूप से पूर्ण सत्य नहीं है, राइट? वो 75% या 60% है। बाकी चीज़ें आपको एप्लीकेशन से, पॉलिसी से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन बिना एनसीईआरटी पढ़े आप चल भी नहीं सकते, समझ गए? तो आधार बन जाएगा। तो ये कौन सा हुआ? ए सेक्शन अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। इन चीज़ों को हम डिटेल पढ़ेंगे क्लास के दौरान, तो नोट्स लिखेंगे, फिर आप एनसीईआरटी बुक भी कर लेंगे तो हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग, पहला चीज़ समझ में आ गया हूँ। अब देखिए दूसरा एरिया बड़ा बोल्ड एरिया है, वह है ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ज्योग्राफी ऑफ बिहार, बिहार का भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, बिहार का भूगोल। अब ज्योग्राफी, जो इंडियन ज्योग्राफी समझता है वो बिहार का ज्योग्राफी अच्छा से समझ पाएगा। अब देखिएगा बिहार के ज्योग्राफी में, अब फिजिकल बिहार है, बिहार का भौतिक स्वरूप है, ह्यूमन बिहार है, एंड इकोनॉमिक बिहार है। उसमें जब भी मैं डिस्कस किया, उसमें हमने तीसरा सेक्शन छोड़ दिया, डिस्कशन इकोनॉमिक तक लाया, ह्यूमन एस्पेक्ट नहीं बताया। नहीं, देखिएगा बिहार के क्वेश्चन में ह्यूमन एस्पेक्ट पूछा जा रहा है हमेशा। जो पॉपुलेशन का एरिया है और सेटलमेंट का एरिया है, उससे क्वेश्चन आया करते हैं। जो कैंडिडेट छोड़ देते हैं वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, समझ रहे हैं? तो जो ह्यूमन एरिया है उसको मैं इम्फेसिस करता हूँ कि आप बिहार में, इंडिया में क्या इम्फेसिस करें। पॉपुलेशन जो है बहुत अच्छे से पढ़ें। पॉपुलेशन भले ही आपको नीरस सा टॉपिक लगे, बहुत इंटरेस्ट ना लगे, लेकिन पॉपुलेशन एरिया को अच्छे से पढ़िए, पॉपुलेशन पॉलिसी को अच्छे से पढ़िए, उससे रिलेटेड सामाजिक समस्याओं को पढ़िए, राइट? और उसका जो एक हिस्सा है उसको बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। इससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे जीएस लेवल से ऊपर उठ के ऑप्शनल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिएगा जो मानव बस्ती है, इसको ह्यूमन सेटलमेंट को क्या लिखेंगे? मानव बस्तियां। आपको इंडियन ज्योग्राफी में है टॉपिक, राइट? थ्योरी सेक्शन। बट देखिएगा कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा उसमें ग्रामीण नगरी उपांत पूछ दिया, याद है? ग्रामीण नगरी, ग्रामीण नगरी उपांत उससे पूछा, रूरल अर्बन फ्रिंज पूछा लास्ट ईयर के पेपर में, लास्ट पहले जो एग्जाम हुआ है। तो ग्रामीण नगरी उपांत जो है कभी भी जनरल जीएस का क्वेश्चन नहीं बनता है, वो क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, वहां तक जाना है, राइट? जहां पे एनसीईआरटी को छोड़ रहा हो उसको डिटेल करना है, ठीक है? तो बस्ती कर लीजिए, सेटलमेंट जरूर कीजिए, ठीक है? जो फिजिकल ज्योग्राफी एरिया है बिहार का, सेम टॉपिक होगा जो इंडिया का है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ गए? मान लीजिए कि हमने आपको इंडिया का फिजिकल पढ़ाया तो बिहार का फिजिकल पढ़ लिया, इंडिया का ड्रेनेज पढ़ाया तो बिहार का ड्रेनेज पढ़ लिया, इंडिया का सॉइल पढ़ाया तो बिहार का सॉइल सेपरेट पढ़ लिया, एक अलग क्वेश्चन बना लिया, तो सेम टॉपिक चलेगा। इकोनॉमी में भी सेम टॉपिक, सेम टॉपिक, बट हम इसको सेपरेट करेंगे। बात ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि हमने एग्रीकल्चर, हमने इंडिया का पढ़ा, लेकिन आपको तो बिहार का एग्रीकल्चर पूछेगा, सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफी से आपका वहाँ काम नहीं चलता है, ठीक है? यहाँ पे बात आती है कि जो बिहार का ज्योग्राफी है उस पर कई बुक्स हैं, लेकिन वहाँ पे देखिएगा जो आंसर लिखने लायक बुक्स लगेगा कि ये नहीं है, राइट? 3 राइटर्स को छोड़ के अदरवाइज लगेगा कि उसमें कंटेंट्स की रिपीटिशन है या सभी जगह कॉपी पेस्ट है, राइट? चूँकि रिसर्च का अभाव है ना जी। बिहार में देखिएगा कि ज्योग्राफी पे पहले देखिएगा जब झारखंड और बिहार एक साथ था तो इनायत अहमद की बुक आते थे, शानदार बुक ज्योग्राफी के, 60s वगैरह की, 1960s वगैरह के, तो बुक अभी भी लाइब्रेरी में उसी का कट पे सब है। बाद के दिन में देखिएगा सिन्हा एंड ब्रदर्स, 3 राइटर्स की बुक है, वो उसका पुनरावृत्ति है और बीपीएससी मेंस के लिए यूजफुल बुक है, जो मैं भी कई लेवल तक उसको फॉलो करता हूँ जब कंटेंट्स को लेकर चलते हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ पे क्या है, सरकार की नीति नहीं है, तो उसमें जो क्लास नोट्स हो उसको पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा करने से नहीं होगा,
ठीक है, ये हिस्सा हो गया। तो बिहार में हम उन्हीं टॉपिक को करेंगे जो हम इंडिया में किए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब हम रीजनल अप्रोच पे जाते हैं तो बोरिंग हो जाता है। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए कि हमने सॉइल पढ़ा है, बिहार का पढ़ा है, और हमने सेपरेट क्लास में पढ़ा है, तो लगेगा कि ये उतना अच्छा नहीं है और उतने लेंथ का नहीं है। तो अप्रोच ये रखिए कि जिस चैप्टर को आपने इंडिया में पढ़ा है, सेम डे सेम लेक्चर में उस चैप्टर को बिहार में पढ़ लीजिए, तो कनेक्टिव भी होगा और अंडरस्टैंडिंग वाला भी होगा। मान लो कि एक क्लास में हमने भारत का मानसून पढ़ा है, उसी क्लास में एक सेपरेट सेक्शन बिहार का क्लाइमेट हो गया, तो ज़्यादा समझ भी आएगा और उसको लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास का जो प्रोसेस होगा उसमें हम ऐसे ही चलेंगे। द फर्स्ट वन, इंडियन ज्योग्राफी, और द सेम टॉपिक फॉर बिहार। ठीक है, ऐसे आप मेंटली एक मैप बना के चलिए, द मैप ऑफ लेक्चर क्लास। सो बिहार का हो गया। अब इसमें तीसरा सेक्शन देखिएगा, द थर्ड वन इज रिलेटेड टू डिजास्टर, आपदा। आपदा जो है, डिजास्टर जो है, एक क्वेश्चन आता है। ओके, तो आपदा में देखो, वहाँ बड़ी डिफाइन एरिया है, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है उसमें। देखिएगा, दो ही आपदा को लेकर क्वेश्चन आए हैं बिहार से, इंडिया से। एक देखिएगा फिजिकल डिजास्टर, फिजिकल, या उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल डिजास्टर, जियोलॉजिकल डिजास्टर। अब देखिएगा, जियोलॉजिकल डिजास्टर जो है, जो भूगर्भिक, ऐसा लिखेंगे, हिंदी कर लेंगे, भूगर्भिक आपदा, आपदा। तो भूगर्भिक आपदा या जियोलॉजिकल डिजास्टर में हमारे पास अर्थ से रिलेटेड डिजास्टर होते हैं, आपदा होते हैं। उसमें देखिएगा, भूकंप, आपका अर्थक्वेक, पहला डिजास्टर हुआ। भूकंप, चूंकि बिहार जो है हाई सिस्मिक जोन में आता है, वेरी हाई सिस्मिक जोन में आता है, इज वेरी क्लोज टू साउथ ऑफ हिमालय, और बिहार में भूकंप की एक परंपरा रही है, एक हिस्ट्री रहा है ना। तो उसमें पढ़ लेना जरूरी है, कभी आ जाए कभी ना भी आए, क्वेश्चन तो लिमिटेड होते हैं, कभी आएंगे नहीं आएंगे। दूसरा देखिएगा, बिहार का जो बहुत जियोलॉजिकल एरिया है, वो फिजिकल में सुनामी से रिलेटेड नहीं है, सुनामी आता नहीं है। उसके बाद जो डिजास्टर फिजिकल से आता है वो आता है क्लाइमेटिक। बिहार का जो मेजर इशू है अर्थक्वेक के बाद, वो क्लाइमेटिक है। तो आपको साइक्लोन जो है एक आपदा का एरिया बनता है। चक्रवात को डिटेल पढ़ लेना है, चक्रवात के मैकेनिज्म को पढ़ लेना है, और फिर चक्रवात का इफेक्ट अब बिहार के क्षेत्रों में क्या पड़ता है, उसको एप्लीकेशन के तौर पे उसको कैसे प्रभाव कर सकते हैं, राइट, हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, उसको पढ़ लिया। तीसरा जो हमेशा पूछते आया है वो बिहार का फ्लड पूछते रहा है, वो क्लाइमेटिक डिजास्टर है। तो बाढ़ को देखिएगा, जो बाढ़ हमेशा आपको क्वेश्चन रहा है, जितने भी वर्ष के क्वेश्चन देखिएगा, अल्टरनेट ईयर 2 ईयर्स करके आपको इंडिया का, बिहार का पूछते रहते हैं। तो फ्लड जो है, बाढ़ जो है, आप उसको डिटेल पढ़ लेंगे। चौथा एरिया देखिएगा, इस एरिया का ड्रॉट, सूखा, इस एरिया का आ, बिहार का या इंडिया का आपको सूखा या ड्रॉट एक आपदा का एरिया बनता है। ठीक है, तो ये चार एरिया है जो आपको नॉर्मली बिहार इंडिया से रिलेटेड, ना केवल इंडिया बल्कि बिहार रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बेहतर से कर लीजिएगा, चारों एरिया को। अब इसका बेसिक्स क्लास में तो सब मैं लिखा ही दूंगा, आप क्या कीजिएगा, क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर 7, चैप्टर 7, राइट ना, उसमें सारा चीज़ है। जो 7वां चैप्टर है वो डिजास्टर है इंडिया का, उसको एक बार क्लास के बाद पढ़ लीजिए, और क्लास में जो एप्लीकेशन पढ़ाया जाए उसको आप बेहतर से कर लीजिए। करेक्ट हो गया? तो कुल मिला के इतना सारा हमारा सिलेबस है जिसको हम
आने वाले दिन में कवर करेंगे सिस्टमेटिकली, ठीक है। इसमें उन कैंडिडेट को, अब ऐसा ना हो कि इस क्लास में फर्स्ट टाइम मेंस करने वाले बच्चे हों और उनको ड्रॉबैक लगे कि अच्छा नहीं है। पीटी का क्लास पहले करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से सभी को बता देता हूँ कि पीटी क्लास में आपका बहुत डीप फाउंडेशन होता है। देखिएगा 68वीं का बैच अभी हमने ख़त्म किया था, तो देखिएगा वो बहुत ही ब्रॉड ज्योग्राफी है। किसी एक कैंडिडेट ने भी किया होगा या रिकॉर्डेड सेक्शन में देखिएगा कि ज्योग्राफी का ईच एंड एवरी कॉर्नर है जिसको हमने डिटेल पढ़ाया है। उसका देखिएगा आउटकम कितने स्ट्रॉन्ग आउटकम है। मैपिंग में बहुत डिटेल पढ़ाता हूँ। देखिएगा उसमें इस बार पूछा कि यूएई के 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं, राइट। देखिएगा 7 राज्य, वो किसी कोचिंग क्लास में 7 राज्य कौन पढ़ाएगा, है ना। दुबई, शारजा, अजमान, अल क्यूमा, अल खजीरा, ये सारे स्टेट्स कौन पढ़ाएंगे, मुश्किल है ना। लेकिन उस नोट्स में तो है पढ़ाए हमने। तो जो पीटी का क्लास है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया पूछा पूछते तो सब है। जब जैसे जियोलॉजिकल स्केल पढ़ाया वहाँ क्वेश्चन है, भारत का जियोलॉजिस्ट क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ कि नोट्स जो पीटी का है उसको पहले पढ़िए, उससे पीटी ज्योग्राफी गलत नहीं होगा, है ना। फिर मेंस में देखिएगा, मेंस का एरिया अगर नोट्स बना हुआ है देन यू आर विनर, समझ गए। तो मैंने जितना कुछ कहा, जितने भी स्टेटमेंट कहे, उसको मानिए कि हमारे प्रिपरेशन का फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है, समझ गए। सो इतनी चीज़ पीटी अगर अगर नहीं भी किया हुआ है, मान लीजिए कि पिछले बैच में आप नहीं थे, अब जो बैच होगा काफ़ी दिन बाद होगा या 13 डेज के बाद होगा जब हमारे पास पूरा टाइम होगा, तो वो क्लास को ऑनलाइन भी सुन लेना है, राइट, और रिकॉर्डेड सेक्शन में भी सुन लेना है। तो आपको मैं कहता हूँ कि वंडरफुल बैच था वो। जो कभी कभी देखिएगा 65वीं के बाद, पहली बार मेरे पास काफ़ी टाइम था जब मैं फुल लेंथ बैच पढ़ाया 68वीं का, है ना। तो वहाँ पे कंप्लीट ज्योग्राफी है, चाहे किसी एग्जाम के लिए दे रहे हो उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और आपका नहीं बनेगा तो किसी का नहीं बनेगा। जहाँ पे देखिएगा एक बड़े से स्कॉलर रुकता है वहाँ पे पूरी एग्जामिनेशन की नोट पेन रुकती है, होता है कि नहीं। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे आयोग भी दुखी है, इसका आंसर क्या होगा, होता है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन से पास नहीं होते कैंडिडेट। मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसका कंक्लूजन आ ही नहीं सकता हो, 18 तो सही होगा ना, तो उतना ही कर लीजिए। 18 ही करने के लिए हम जाते हैं, 20 में 20 करने नहीं जाते हैं। कभी कोई ऐसा लक होता है कि सारे सारे क्वेश्चन उस रेंज में आ जाए। ऐसा मेंस में भी होगा। बात समझे, लास्ट में बता रहा हूँ कि मैं मान लीजिए कि मैंने पूरा पढ़ा दिया, आपने पूरी मेरी सभी बातों को फॉलो किया निष्ठा के साथ, मैंने अपना पूरा कमिटमेंट रखा, आपने भी रखा, लेकिन देखिएगा एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको अपने इनोवेट करना होगा, मेरे दायरे से नहीं होगा। अच्छा या नहीं बोलिए, ऐसा होगा जरूर। मैं अगर ऐसे कंफर्म कह दूं कि 100% मेरे नोट से ही होगा तो मेरी मूर्खता है, नहीं होगी। बात समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो जितनी कुछ आपने पढ़ा है ना उसके आधार पे आएंगे, आएगा कि नहीं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको हॉट स्टेप पे कहते हैं कि एप्लीकेशन क्वेश्चन, वो आपकी आत्मा से आएगा, जो आपने पढ़ा हुआ है उसका रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो मिशन को ऐसे यहाँ से पूरा करें। अब कुछ क्वेश्चंस को मैं लेता हूँ जहाँ पूछा गया है, उससे आपको टॉपिक वाइज आपको आइडिया लगेगा कि हमें किस रेंज में तैयार करना है। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का 2 हिस्सा, पहला हिस्सा मेरे जनरल बातें आपसे किया, दूसरे में सिलेबस और बुक्स की चर्चा की। तीसरी बात यह है कि देखिएगा कि मान लीजिए कि एक इंडिया का टॉपिक है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, पहला टॉपिक है, मान लीजिए कि भारत का साइज एंड लोकेशन, ऐसा एक क्वेश्चन है, भारत का स्थिति और आकार। आपने टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, या पीटी में जरूर पढ़ा होगा जब मेंस की क्लास लेने आए हैं। तो ऐसा पूछ दिया कि भारत की लोकेशन का क्या महत्व है, इंडियन ओशन के सेंटर में इंडिया है, उससे भारत को क्या लाभ है, राइट। सिंगल क्वेश्चन बनता है, जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन, याद पूछ दे कि हिंद महासागर का भारत के लिए क्या महत्व है, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट चैप्टर से, सेकेंड चैप्टर से देखिएगा फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन हमेशा आए हैं। और देखिएगा इसका दायरा क्या होता है, इसको नोट्स भी आप करते जा सकते हैं, जितनी डिस्कशन है फिर हम इसके ब्रॉड सेंस पे आएंगे।
पहले टॉपिक से हमने क्या चर्चा की? वेरी फर्स्ट टॉपिक, पहले टॉपिक से हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है? भारत के राज्य सबको याद होते हैं, भारत का पड़ोसी देश सबको याद होता है। पीटी का क्वेश्चन है, देख रहे हैं पीटी और मेंस में क्या अंतर है? वहां पूछ देगा कि भारत के लोकेशन से भारत को क्या लाभ है, या हिंद महासागर के सेंट्रल में, मध्य में भारत है, इससे भारत को क्या राजनीतिक लाभ? बात समझ गए? क्वेश्चन को नोट भी कीजिए। जो प्राइम क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, कल से ये होगा कि ये क्लास बाइफरकेट रहेगा, फिर हम टॉपिक पे आ जाएंगे, टॉपिक पर आएंगे। देखिएगा फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया में अब भारत की जियोलॉजी से, भूगर्भिक स्थिति से क्वेश्चन आए हैं, भूगर्भिक स्थिति से क्वेश्चन आए। पहला जो जियोलॉजी का क्वेश्चन है उसमें जनरल क्वेश्चन आए हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत की भूगर्भिक संरचना का भारत की खनिजों के वितरण से क्या संबंध है? मेरी बात समझ गए? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आप देखिएगा गोंडवाना लैंड है, विंध्यन रेंज है, धारवाड़ सिस्टम है, याद होगा आपको, कडप्पा सिस्टम है। इस बार पीटी में पूछा, आप पीटी में उसका एक छोटा सा रूप देखें, ऐसा पूछ दे कि इसका भारत के खनिजों के वितरण से क्या संबंध है, तो बहुत एप्लीकेशन क्वेश्चन हो गया। एक तो आपको थ्योरी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया कि जियोलॉजिकल एस्पेक्ट याद है या नहीं, फिर उसका एप्लीकेशन हिस्सा पूछ दिया कि उसका खनिज वितरण से क्या रिलेशन, कौन से खनिज किस क्षेत्र में होंगे। ठीक है, इसको ऐसे तैयार कीजिएगा। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दक्षिण भारत की भूगर्भिक संरचना लिखें। दक्षिण भारत कहाँ से? दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर का लिमिट क्या हुआ? मान लीजिए कि हमारा इंडिया है, ये एरिया इंडिया है, तो प्रायद्वीपीय भारत तो हम ये मानते हैं, इसका जो लिमिटेशन शुरू होता है अरावली, ये आपको मेघालय प्लेटूज, और साउथ में कन्याकुमारी, इस बीच का जो भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको डिटेल पूछा हुआ है। पिछले वर्षों के क्वेश्चन में जाएंगे तो फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया से यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है, उसको नोट भी कर लीजिएगा, चूँकि आने वाले क्लास का वो फाउंडेशन होगा। जब क्लास को हम डील करेंगे तो उसमें वो डिटेल क्वेश्चन आएगा। तो क्या हुआ, पेनिनसुलर इंडिया एंड जियोलॉजिकल फीचर्स, प्रायद्वीपीय भारत और उसकी भौगोलिक संरचना। तो फर्स्ट एंड टू, ये दोनों क्वेश्चन भूगर्भ से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। अब देखिएगा डायरेक्ट भू आकृति से क्वेश्चन आते हैं, वो हुआ भूगर्भ और ये हुआ भू आकृति, इसको कहते हैं लैंड फॉर्म्स। जो पहला एरिया क्या हुआ, भूगर्भिक संरचना, दूसरा क्या हुआ, भू आकृति। दोनों में फर्क हुआ क्या? भूगर्भिक संरचना और भू आकृति में क्या फर्क हुआ? जिस चीज से प्रायद्वीपीय भारत बना हुआ है वो क्या है, भूगर्भिक संरचना। और जैसा बना हुआ है, जैसा दिखता है, उसको ऐसे सेंस में एक इजी वर्ड में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, द फेस ऑफ इंडिया, भारत का चेहरा, जो भारत के स्वरूप पे दिखाई देता है वो क्या है, लैंडफॉर्म, राइट। उसको बोलते हैं माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन, डेजर्ट, राइट ना। इसमें देखिएगा पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है और द्वीप है। ऐसा है, 5 सरफेस लिया। इसमें पांचों के पांचों सरफेस महत्वपूर्ण है, पांचों सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है। अभी तक जो क्वेश्चन हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा, पर्वत और पठार हमेशा पूछा गया, मैदान अभी भी नहीं पूछा गया। बात समझते हैं? तो इसमें से कोई भी एरिया जब सिलेबस का है तो और आपको पूछ देगा। तो इन सभी एरिया को, और दूसरे ध्यान दीजिएगा, जब नोट्स बनाए तो ये ध्यान रखें कि उसका लेंथ कम से कम 500 वर्ड्स तक जरूर जाए ड्यूरिंग नोट्स मेकिंग। बात समझते हो? मान लो कि 500 डेट्स ऑन, हमने 5 एरियाज को बनाए, तो उस पर आपको ऐसा इंफॉर्मेशन है कि अगर पांचों इंटीग्रेट पहुंच दे तो छोटा कर देंगे, अगर एक पूछ दे तभी लिख पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारी तैयारी तब खराब होती है जब आपने एक ही क्वेश्चन को 500 वर्ड्स में तैयार किया कि भारत की भू आकृति लिखें, और उसमें से एक क्वेश्चन डिटेल पूछ दिया, राइट ना। तो ऐसे तैयार करें कि आपको
हर एक सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में लिखने की क्षमता हो। अब देखिएगा जैसे लैंड फॉर्म्स है तो लैंड फॉर्म से रिलेटेड क्या तैयार करना है, क्लास में डिटेल करेंगे। देखिएगा सबसे पहला उसका उत्पत्ति एरिया है, ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन से फीचर्स हैं, और लास्ट में यूजेस क्या क्या है। तो बिहार में भी देखिएगा जो ये दो एरिया आज तक पूछा गया है, मरुस्थल द्वीप और मैदान अभी नहीं आए हैं, बट आप 5 तैयार करके चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा एक चैप्टर से करीब 6 क्वेश्चन होगा अगर डिटेल तैयार कीजिए तो। फिजियोग्राफी क्लियर हो गया, लोकेशन ऑफ इंडिया क्लियर हो गया। अब देखो थर्ड चैप्टर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, देन इसको बाद में लाते हैं। देन इससे देखिएगा क्लाइमेट सबसे लेंदी टॉपिक है, और क्लाइमेट फैक्ट्स बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल एरिया है। आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो क्लाइमेट में ही देना है, बाकी सारे में फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है। तो देखिएगा भारतीय मानसून की उत्पत्ति, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेडली आया है, या इसको इंग्लिश के टर्म में पूछ दिया है, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। बात समझ गए? तो कई बार के क्वेश्चन में और आने वाले क्वेश्चन में भी देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून आपको डिटेल क्वेश्चन आए। मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून का कई हिस्सा होगा, कई 4 हिस्सा होगा। और देखिएगा सभी जो तैयार करने वाले होते हैं कभी ये समझ लेते हैं कि ऑप्शनल का एरिया है, इसको जीएस के लिए तैयार मत करो, उस डेप्थ में मत जाओ, राइट। अब देखिएगा पिछली बार आईओडी पूछ दिया, याद है, इंडियन ओशन डायपोल पूछ दिया, और जितने कैंडिडेट से तैयार करने वाले ये समझे होंगे ये तो ऑप्शनल का एरिया है, जीएस में पूछ नहीं सकते। लेकिन देखिए आईओडी की चर्चा इवन एनसीईआरटी में है चर्चा है, इंडियन मानसून का ओरिजिन में है। तो इसको डिटेल पूछा, और वहाँ पे जिनके पास कम वर्ड्स होंगे तो 50 वर्ड्स में लेके आ गए होंगे, परेशानी वो कि नहीं। तो जितनी मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून का एरिया है, आईओडी हो गया, आईटीसीजेड हो गया, एल नीनो हो गया, ला नीनो हो गया, और जेट स्ट्रीम हो गया, ये 4 सेपरेट क्वेश्चन को तैयार करना है। गेटिंग? कुछ बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, या ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं? आज कहिए कि जीरो को कर लीजिए तो कल से इस पे चलना आसान हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने ज्योग्राफी डिटेल नहीं पढ़ा है कम से कम पॉइंट लिख लीजिए जो जिससे मैं पढ़ाऊँ तो समझ में आए, ठीक है। तो आईओडी पूछा, आईओडी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो ऑप्शनल वाले ज़्यादा पढ़ते हैं। मान लीजिए कि जेट स्ट्रीम है, तो जेट स्ट्रीम तो क्लास 11 में भी आता है, इवन क्लास 9th में भी आता है, तो क्यों नहीं पूछेगा। लेकिन जेट स्ट्रीम को लिखना तो कॉन्सेप्ट की बात है। एल नीनो ना नीनो देखिएगा कि हमारे सोसाइटी का मेजर डिस्कशन है, इकोनॉमी का हो, जहाँ भी हो, आपदा सही हर एक जगह ना। तो क्लाइमेट चैप्टर है उसको बेहतर से कीजिएगा। फाउंडेशन आपका एनसीईआरटी उससे दूर मत जाइएगा, बड़े बुक की ओर, और जो आधार नोट्स होगा वो क्लास होगा, राइट। बहुत सारी एनसीईआरटी में ये बातें आपको समझ नहीं आएगी, क्लास में इसको हम लिखा देंगे, ठीक है। देखिएगा क्लाइमेट में एक बार एग्रीकल्चर से जोड़ के पूछा हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा कि भारत में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रॉप्स, रेनफॉल एंड क्रॉप्स, बिहार के लिए भी ऐसा पूछा हुआ है कि भारत में वर्षा और उसका फसल प्रतिरूप से क्या संबंध है। देखिए वर्षा जानेगा तब तो ना, वर्षा थ्योरी एरिया है और उसका एप्लीकेशन एरिया क्रॉप्स है। मान लो कि पश्चिमी घाट में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तब तो रबर का प्रोडक्शन होता है ना। राजस्थान में 40-60 सेंटीमीटर वर्षा ज्वार बाजरा होता है, तो वर्षा के भीतर संबंध है, तो उन चीज़ों को साथ कर लेंगे। एक थ्योरी का क्वेश्चन कर लेंगे, कभी कभी पूछ देता है, या ना भी पूछे तो भारत में जो है जलवायु वर्गीकरण, ये एरिया जरूर वहाँ पे इम्फेसिस करके कर लें, ठीक है। वर्गीकरण पूछता नहीं है, कभी कभी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन पूछ दिया तो आपको काम आ जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेट ओके हो गया, नोट किया आप लोगों ने? ओके। डिटेल हमेशा बोरिंग होता है,
आपको लगेगा इतनी चीज लिख रहे हैं। क्लाइमेट के बाद देखिएगा हमारे पास टॉपिक आता है वेजिटेशन। क्या है? वेजिटेशन, वनस्पति। देखिएगा वनस्पति से 2 क्वेश्चन अभी तक आए हैं, राइट? नोट कर दिएगा जो भी मैं डिटेल कर रहा हूँ। वनस्पति में एक जनरल पूछ दिया, भारत के वनों का वर्गीकरण करें, उसकी विशेषता लिखें। इजी क्वेश्चन ना, जो एनसीईआरटी पूरा पढ़ा है छाप आएगा। बस समझ गए क्या है? वनों का वर्गीकरण और विशेषता। ये क्वेश्चन बहुत ही आधारभूत क्वेश्चन हुआ, बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो भी जनरल रीडिंग दिया है लिख के आएगा, ठीक ना? इसमें पूछा हुआ है दूसरा जो एप्लीकेशन क्वेश्चन है, सामाजिक वन की पूछा हुआ है। सामाजिक वन की, या उसको हम कहेंगे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स पूछा हुआ है। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम पूछा, बात समझ रहे हैं? सोशल फॉरेस्ट्री चूंकि सरकार की योजना है तो उसको पूछा हुआ है। क्लियर ना? आप में से मैक्सिमम शायद इंग्लिश में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? हिंदी मिक्स। बातें क्लियर हुआ? देखो एक चीज़ और अच्छी बात बताता हूँ, यूपीएससी में इस बार हिंदी इम्प्रूव किया है, पहली बार रिजल्ट डबल हुआ है। पहले देखिएगा हिंदी मीडियम के बच्चे 26 होते थे, 27 होते थे, इस बार कम से कम 54 हुआ, राइट? डबल तो हुआ ना। तो हिंदी वहाँ भी एक जगह बनाया, और आगे आने वाले दिनों में हिंदी जगह जरूर बनाएगा, ठीक है? क्योंकि सरकार का उद्देश्य ये भी है कि हिंदी को प्रमोट करें। हिंदी खत्म हो, अब 26 900 सीट में 26 आ रहा है, दुख की बात है नहीं? तो हिंदी इज गेटिंग प्लेस देयर ऑल्सो। तो दोनों ही लैंग्वेज बट इक्वली इफिशिएंट हो जाना चाहिए। सामाजिक मानकी को हम तैयार करवाएंगे, और वनों का वर्गीकरण वो एरिया याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, एक गलत ट्रेंड देख रहा हूँ, बिहार में भी, यूपी में भी, अदर स्टेट्स में भी, स्टेट्स में इंग्लिश वाले का परसेंटेज बढ़ा है। पहले क्या था, हिंदी वाले 100%, 1-2% इंग्लिश होते थे। अब बिहार में भी देखो जो टॉपर्स हैं वो इंग्लिश वाले हैं। मैंने ज्योग्राफिक रिजल्ट में देखा, अब इंटरव्यू देने वाले हैं, बहुत मेजोरिटी ऑफ इंग्लिश वाले ज़्यादा रिजल्ट हैं। तो स्टेट में इसकी छाया पड़ रही है इंग्लिश की। तो वनस्पति हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज बात बताता हूँ, कभी भी ऐसा सोच के कभी नहीं कर लेना इंग्लिश पूरा ना आता हो इंग्लिश में ऑप्ट कर लें लिखना, वो और भी सुसाइडल है। मान लीजिए कि आपका इंग्लिश मीडियम नहीं रहा है और आपने देख लिया कि इंग्लिश के रिजल्ट ज़्यादा हो रहे हैं, हम इंग्लिश में ही लिखें, तो वो सुसाइडल है। आपको हिंदी आता है, हिंदी में ही लिखें, तो फिर क्या हुआ, कंटेंट्स खराब होंगे। तो ये वनस्पति हो गया। वनस्पति के बाद हमारे पास एक चैप्टर है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र जो है, इसी क्वेश्चन मेंस में बहुत कम आया करे हैं। मैं बताऊं तो उसका एप्लीकेशन जो है कैसे पूछा है, राज्य में जल बंटवारे की समस्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा। वाटर शेयरिंग एरिया, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, ऐसा पूछा। जैसे दक्षिण के राज्य हैं, आपको गोदावरी है, कावेरी नदी है, तो बंटवारे की समस्या को पूछ दिया है। वहां पे नदियों का वर्गीकरण और उसका वितरण नहीं पूछा, वो पीटी में पूछते हैं। बात समझ गए? या फिर दूसरा क्वेश्चन अगर इजी क्वेश्चन देता है, नॉर्थ इंडियन रिवर्स एंड साउथ इंडियन रिवर्स में अंतर क्या है, इसको अगर छोटा क्वेश्चन में दे तो सभी खुशहाल होकर लिखेंगे। नहीं, इसको अगर 150 वर्ड 200 वर्ड्स का बना दे, देन इसको आ जाएगा। बात समझे? ये क्वेश्चन भले ही इजी है, बात आसान लगता होगा ना, हम लोग जूनियर क्लास से लिखते आए हैं कि उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदी में अंतर लिखे हैं, ठीक है। लेकिन उसको लॉन्ग क्वेश्चन बना दे तो आपको वर्ड्स कम हो जाएंगे, उसकी तैयारी, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है रिवर पैटर्न, इंडियन रिवर पैटर्न, ये क्वेश्चन आएंगे। भारत की नदियों का प्रतिरूप, भारत की नदियों का अपवहन, दैट इज ड्रेनेज।
भारत की नदियों का प्रतिरूप। बात समझ गए? पैटर्न्स देखिएगा जब एनसीईआरटी बुक में नीचे पैराग्राफ में 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, उसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हमें तैयार करना। सो और कुछ मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझते हैं? जो क्वेश्चन है वो पीटी का क्वेश्चन है। अफवाह तंत्र एक ऐसा चैप्टर है, प्योरली फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन ये चैप्टर है। तो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन रिवर्स का रिवर पैटर्न को इसको पढ़ लीजिए तो प्रॉपरली तैयार हो जाएगा। ठीक है? हाँ, कौन सा लेख? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इसमें आएगा। जो हमने फ्लड पढ़ा है, ड्रॉट पढ़ा है, वहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। बस समझते हैं? इस चैप्टर में लाना चाहे तो अलग से पढ़ लीजिए। नदियों को जोड़ने की व्यवस्था, जो उत्तर भारत दक्षिण भारत, वहाँ पे पॉइंट आता है फ्लड कंट्रोल में और ड्रॉट में। ठीक है? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर यहाँ भी जोड़ लीजिए, मैं पढ़ा दूंगा। वो एक जगह पहले आ जाएगा, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ड्रेनेज क्लियर हो गया। अब देखोगे हमारे यहाँ सॉइल चैप्टर है। सॉइल चैप्टर से क्लासिफिकेशन पूछा गया है। क्लासिफिकेशन, क्रॉप्स, ये दो चीज देखिएगा पिछले 2 एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत की मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए और किस फसल के लिए वो उपयोगी है उसको लिखें। इजी क्वेश्चन ना? देखिएगा आमतौर पे जब हम क्रॉप्स सॉइल पढ़ते हैं तो उसके साथ क्रॉप्स को मिला के ही पढ़ते हैं। हो जाएगा? इसमें देखिएगा सारे के सारे एरिया एनसीईआरटी से कवर होता है। इजी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसका एप्लीकेशन एरिया ऐसे दे दे, आईसीएआर के आधार पे वर्गीकरण लिखें और उसकी विशेषता लिखें। ये सेपरेट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो गया क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा मिट्टी का वर्गीकरण लिखें और उसकी विशेषता लिखें। क्या हो गया? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय आईसीएआर एंड द मेन फीचर ऑफ दोज सॉइल्स। ठीक है, सभी मिट्टी की विशेषता। एप्लीकेशन एरिया इसका थर्ड क्वेश्चन बनेगा, सॉइल प्रॉब्लम, मिट्टी की समस्या। कोई हिंदी इंग्लिश प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? करेक्ट ना? यहाँ पे समस्या और संरक्षण। क्या हो गया? संरक्षण, दैट इज कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन ज्यादा उपयोगी क्वेश्चन आ रहा है। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, तो सॉइल प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन, इंडिया बिहार दोनों से क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होंगे। अब मैं इसी एरिया में लिख लिया होगा, करेक्ट ना? अच्छा, मिटाते हैं इसको। अब देखिएगा हमारा जो 7th चैप्टर एरिया है हमारा, वो आया क्या? डिजास्टर। डिजास्टर में देखिएगा जो सबसे पहले अर्थक्वेक ले लें। अर्थक्वेक है, इसमें आपको जोन पूछता है एंड कॉजेस। थर्ड वन, द प्रोसेस ऑफ मिटिगेशन। हमने 3 चीज बोला है, हिंदी कर दें इसको। भारत में भूकंप के क्षेत्र, उसके कारण और उसके प्रभाव को कम करना। तो 3 एरिया हो गया चैप्टर फ्रॉम अर्थक्वेक। तो हमारे यहाँ कितना अर्थक्वेक जोन है? बिहार किस जोन में है? हाँ, 4th जोन, 4th या 5th? 4th जोन में। कारण मिटिगेशन बिहार को अलग से लिखेंगे, इंडिया मेजर इम्फेसिस करेंगे। देखिएगा साइक्लोन, कॉजेज, मिटिगेशन। चक्रवात उसका कारण भारत में और निर्माण के कारण और उसका प्रभाव। उसी तरह हमारे यहाँ जो हमेशा से पूछा गया है, फ्लड। फ्लड का क्या हो गया? फ्लड जोन, फ्लड कॉजेज एंड मिटिगेशन। भारत में बाढ़ के क्षेत्र, राइट, बाढ़ के कारण और बाढ़ के प्रभाव को कम करना। ठीक है?
ड्रॉट है, ड्रॉट बिहार में रेयर पूछा गया है, बट सूखे की स्थिति या ड्रॉट, इसको भी बना लीजिए, ड्रॉट जोन इन इंडिया, कॉजेज इन इंडिया एंड इम्पैक्ट इन इंडिया। तो लिखेगा भारत में सूखे के क्षेत्र, उसके कारण और उसका समाधान, मिटिगेशन प्रोसेस। तो अगर पांचों आपने कर लिया है तो आपको क्वेश्चन अब बन जाएगा। मैं उन चीज़ों पे इम्फेसिस कर रहा हूँ कि कल से हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। तो ये एरिया क्या हो गया, फर्स्ट सेक्शन और फोर्थ सेक्शन का क्वेश्चन जो अभी तक आया हुआ क्वेश्चन का एक ब्रीफ डिस्कशन हुआ। अब देखिएगा हमारे पास ह्यूमन इकोनॉमी है, ह्यूमन एंड इकोनॉमी सेक्शन, इस एरिया से बात करता हूँ, ह्यूमन इकोनॉमी का एरिया। देखिएगा पॉपुलेशन, देखिएगा पॉपुलेशन में एक बार एम्फेसिस करता हूँ, उससे आपको सिलेबस भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन जो आता है वो भी क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली पॉपुलेशन जब हम शब्द बोलते हैं तो जो पीटी पढ़ने वाले हैं वो रैंकिंग उनको याद आता होगा, नहीं, लिटरेसी का रैंकिंग, साइज का रैंकिंग, और पॉपुलेशन चैप्टर वहीं पे बंद हो जाते हैं। सच है कि नहीं? जितनी पीटी पढ़ने वाले, चुटका पढ़ने वाले बच्चे हैं, चुटका होता है ना टेक्स्ट बुक के बाद मूंगफली, जो गाइड्स होते हैं, तो उसमें रैंकिंग होती है। जैसे मान लो कि डेंसिटी स्टेट हुआ तो बिहार फर्स्ट हुआ, बंगाल सेकंड हुआ, केरला थर्ड हुआ, यूपी फोर्थ हुआ, ये हम रटते होते हैं, नहीं, हमारा दायरा पीटी ओरिएंटेड होता है। उसके बाद पॉपुलेशन चैप्टर को छूते भी नहीं है, सच बोल रहा हूँ कि नहीं? उसमें क्या करना है कि पॉपुलेशन का 3 एरिया है, उस पर एक अपना विचार बनाना है। एक पहला एरिया है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन है एंड डेंसिटी है, इस पे एक पक्का राय बना लेनी है। एक शब्द हमने किया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, वितरण और, तो लिखें तो क्या हुआ, वितरण और। तो भारत और बिहार दोनों में जो जनसंख्या का वितरण है और घनत्व पे एक सॉलिड विचार बना लेने, उसका कारण भी और उसका सामाजिक इम्पैक्ट पे। बात समझ गए? पॉपुलेशन डेंसिटी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा है, भारत के राज्यों का ज़्यादा है, तो क्यों है? अगर है तो उसका सामाजिक प्रभाव क्या है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, समझ गए? तो पीटी में हम सिर्फ राज्यों की रैंकिंग पढ़ते हैं। दूसरा है ग्रोथ एंड चेंजेस, क्या है, ग्रोथ एंड चेंजेस, वृद्धि और परिवर्तन। ये बात समझ में आती है? देखिए हमने कहा ग्रोथ एंड चेंजेस, ग्रोथ जो हुआ वो संख्यात्मक परिवर्तन हुआ, नहीं, आज 1 लाख है, कल 2 लाख हो गया, 2 करोड़ है, 4 करोड़ हो गया, तो इज अ चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या हुआ, ग्रोथ हो गया। बर्थ रेट पे निर्भर करेगा, डेथ रेट पे निर्भर करेगा, इन चीज़ों को पढ़ लेना है। अब बिहार का, इंडिया का ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे रहा है, मान लीजिए मैं एनसीईआरटी की लाइन आपको याद दिलाता हूँ कि भारत में 4 अवस्थाओं को उन्होंने पढ़ाया हुआ है, याद है? देखिएगा फर्स्ट फेज है 1901 टू 19 है, फिर 51 है, 81 है, फेजेस देख रहे हैं ना? बिहार में इसी तरह के फेजेस हैं, सभी बुक में है। इसको हमने थियोरिटिकल पढ़ लिया। परिवर्तन क्या है, परिवर्तन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं और परिवर्तन जो है वो गुणात्मक होता है। क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। वहाँ पे एक चेंज आ रहा है माइग्रेशन का, एक इनपुट क्या आ गया, माइग्रेशन। तो बिहार का क्वेश्चन बने और माइग्रेशन ना बने, वहाँ पे प्रश्न उठता है। हमारे लिए माइग्रेशन एक बड़ा सा इशू है, क्योंकि बिहार इंडिया में सेकेंड बड़ा स्टेट है माइग्रेशन के लिए आफ्टर यूपी। अगर रैंकिंग हम पीटी के लिए पढ़ते हैं तो सबसे पहले यूपी, फिर बिहार, देन राजस्थान, 3 बड़े राज्य हैं जहाँ से आउटफ्लो है। और बिहार के विकास को अगर किसी ने बाधित किया है तो सबसे बड़ा फोर्स क्या है,
माइग्रेशन है, कुछ अच्छा पॉजिटिव भी है, मैं नहीं मानता हूँ कि पॉजिटिव नहीं है, लेकिन विकास बाधित हुए इससे। ठीक है, इन चीज़ों पे कई पॉलिसी पे चर्चा कर सकते हैं हम। तो ग्रोथ है चेंज पे बड़ी अच्छा विचार कर लें। तीसरा चीज है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इसको कहते हैं जनसंख्या संगठन। ये तीसरा एस्पेक्ट है। तीन ही पॉपुलेशन में तीन ही चैप्टर आते हैं, तीन ही बातें आती है, सब क्वेश्चन बन जाएगा उससे। क्या क्या हो गया? कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आज के दिन में एक ज्वलंत प्रश्न आ गया कि भारत बिहार में कास्ट सेंसस, बात समझते हो? कंपोजिशन मीन्स क्या हो गया? जनसंख्या की वो विशेषता जिसके आधार पे मानव मानव को अलग करते हैं। कंपोजिशन क्या हुआ? द कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन टू डिस्टिंग्विश पॉपुलेशन ग्रुप। जैसे जेंडर हो गया, मेल फीमेल हो गया, रिलीजन हो गया, हमारे डिफरेंट रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, रेस हो गया, चिल्ड्रेन, एडल्ट, सीनियर सिटीजन हो गया, ये सब क्या हो गया? कंपोजिशन। तो कोई एक कंपोजिशन पूछ देगा, जिस समय जितना ज्वलंत प्रश्न होगा आ जाएगा। अब कास्ट सेंसस तो बड़ा सा मुद्दा है, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन सोसाइटी का कहो कि बिल्कुल चेंज करने वाला नहीं। उसका रूट बड़ी छोटा नजर आ रहा होगा, उसके आउटकम उससे डरावने और बड़े हैं, है ये नहीं? तो आने वाले समय उसको इम्पैक्ट देगा। डरावना कहना अलग है, बट देयर विल बी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोशल डिवीजन। तो कंपोजिशन हो गया, ये पढ़ लिया। तो मानव भूगोल का पहला सेक्शन पॉपुलेशन पे पूरा जोर देना है। बिहार से देखिएगा हर एक 2 वर्ष पे पॉपुलेशन से क्वेश्चन आया ही आया है, और वहाँ पे हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर क्वेश्चन आया भी है तो उसको लिखने की क्षमता इसलिए नहीं बनती है कि हम रैंकिंग पढ़ते होते हैं, ठीक ना, कॉन्सेप्ट पढ़ते नहीं, पॉलिसी यहाँ पढ़ लेंगे। दूसरा एरिया ह्यूमन ज्योग्राफी का है, वो है आपका बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट। मानव बस्ती, ठीक है। तो मानव बस्ती में देखिएगा 2 एस्पेक्ट है, दोनों कीजिएगा। कभी क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है और कभी हम सिंपल क्वेश्चन में फंसते हैं। एक हिस्सा जो एनसीईआरटी का है, चैप्टर नंबर 4 या 5 जो भी है, उसको आप मानव बस्ती कर लीजिएगा, एनसीईआरटी। एक एरिया इसको कर लीजिएगा, मैं क्लास में करा दूँ। जो जितने भी बस्ती का है, बस्ती चैप्टर पढ़ा होगा। जब मान लीजिए कि मानव बस्तियों के प्रकार क्वेश्चन है, तो प्योरली थ्योरेटिकल है, पढ़ा भी होगा कहीं पीटी में, पढ़ा है। जैसे भारतीय नगरों का विकास है, इतिहास की अवस्था है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। भारतीय नगरों की समस्या है, यहाँ से एप्लीकेशन आ गया। पिछली बार स्मार्ट सिटी प्रोग्राम पूछा, सरकार की योजना पूछ दिया, ठीक है ना। इस बार पूछ दिया अर्बन रूरल फ्रिंज या ग्रामीण नगरी उपंत। इसमें तीनों क्वेश्चन का दायरा लिखिए, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन, नगरों का इतिहास, नगरों का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटीज, ऑफ सिटीज, भारतीय नगरों का वर्गीकरण। तीसरा, भारत की बस्तियों का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सेटलमेंट, बस्तियों का वर्गीकरण। ये थियोरिटिकल हिस्सा है जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कशन में आएगा। तो 3 क्वेश्चन हमने लिया, भारतीय नगरों का इतिहास, भारतीय नगरों का वर्गीकरण, और तीसरा बस्तियों का वर्गीकरण, जो रूरल बस्ती होती है। अब इसका एप्लीकेशन हिस्सा ले लीजिए, इन सभी की समस्याएं। अब मान लीजिए कि जनरल क्वेश्चन देते हैं कि भारत की ग्रामीण बस्तियों की क्या समस्या है, इसका क्या समाधान हो सकता है। एप्लीकेशन हो गया। भारतीय नगरों की समस्याएं, क्या समस्याएं रही है, इसका क्या समाधान है। ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, जितना भी हमारा एरिया है, हो गया। और लास्ट में जैसे प्रोग्राम्स आया हो, बिहार सरकार की नगरीकरण की नीति है, बिहार में नगरीकरण का इतिहास है ना, और लास्ट में स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स हैं, इसको ले लीजिएगा। इसमें योजनाएं, जो अभी तक की योजनाएं हैं, उस योजनाओं का एक
पूर्वावलोकन, ठीक है। ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहे हैं? फर्स्ट क्लास है, इसको ऐसे समझिए कि एक आउटलाइन तैयार हो जाए तब इस क्लास को छोड़ो। तो ह्यूमन हो गया, क्लियर ना। अब हमारे पास जो, लिख लिया इसको, हमारे पास जो लास्ट एरिया बचा, जिस एरिया को एम्फेसिस करना है, वो है इकोनॉमिक सेक्शन, आर्थिक हिस्सों, आर्थिक एरिया, जो हमें किन एरिया पे ज़्यादा बल देना है और कहाँ से करना है, कहाँ थियोरेटिकल एरिया, कहाँ एप्लीकेशन एरिया है। देखिएगा, लैंड यूज बिहार का और लैंड यूज इंडिया का, ये दोनों का सेपरेट पढ़ना है और ये परिवर्तन को पढ़ना है। आधा एनसीईआरटी में है, आधा नोट से हो जाएगा। बात समझते हैं? हर एक बुक में, जो बिहार की बुक भी है पब्लिश हुई है, उसमें देखिएगा भूमि प्रतिरूप दिया हुआ है, राइट। अगर इसके इतिहास को देखें तो बड़ी अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। एक ब्रिटिश जोग्राफर थे, डुडली स्टैम्प, एलडी स्टैम्प, नाम सुना? एलडी स्टैम्प ने ब्रिटेन का लैंड यूज लिखा। देखने में लगता होगा छोटी सी बात है ना। किसी देश की जमीन का, मिट्टी का, गुणवत्ता का सर्वे करना उस देश के विकास का आधार बनता है। आपके पास कितना एलुवियल सॉइल है, कितना रेड सॉइल है, कितना लेटराइट सॉइल है, तो पहले देखा ना। लेकिन वो मिट्टी अगर एलुवियल है, सॉइल है, माउंटेन्स है, तो उसका क्या यूज होगा, उसको जान लेने के बाद ही योजना बनेगी ना। तो भारत सरकार ने क्या किया था, 1951 में 5 ग्रुप्स ऑफ लैंड बनाए जिससे रेवेन्यू कलेक्ट होता था। फिर 1973 में भारत की पूरी भूमि को 9 वर्गों में बांट दिया। बिहार की भूमि में कितने वर्ग में बटा, ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार की भूमि को उपयोगिता के आधार पर कितने वर्ग में बांटा, तो ग्रुप 9 ही है। कितना है? भारत की भूमि कितनी है? 9 ही है। कुछ बताइए जो ग्रुप आपको याद हो, कौन कौन से वर्ग है? आमतौर पे हम लोग पढ़ते वन क्षेत्र, कितना फॉरेस्ट एरिया है, याद हुआ? कैसा दे दे, नॉन एग्रीकल्चर एरिया जिसमें बिल्डिंग्स हैं, मेट्रो स्टेशन है, रेलवेज हैं, ये क्या हुआ? नॉन एग्रीकल्चर। बिहार की लैंड यूज का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर नेचुरल ग्रुप्स है, वहाँ का तरवर है। हमारे यहाँ जो ऑर्चार्ड कल्चर है, बगीचे लगाना, आम लीची का लगाना, हमारे पूरे लैंड यूज का मेजर एरिया है। पूरी भारत का भी एरिया है, बट बिहार में वो ज़्यादा प्रोनाउंस है। तो बोलते हैं नेचुरल ग्रुप्स। फॉरेस्ट से अलग हो गया ना। उसके बाद देखिएगा एग्रीकल्चर लैंड, कल्टिवेटेड लैंड, नेट सोन एरिया, ग्रॉस सोन एरिया, ये आपको लैंड यूज में पूछते हैं। देन एग्रीकल्चर एरिया में आपको रिवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी रिवोल्यूशन जो है, मेन से लेके पीटी तक, आपको जितनी क्रांति है, या एक सेंटेंस में कहिए, एक दायरे में, द रिफॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, वही रिफॉर्म्स है। वही एरिया आपका रिवोल्यूशन का एरिया था। आपने पढ़ा होगा, बताइए कोई रिवोल्यूशन। हम लोग बड़ी पॉपुलर रिवोल्यूशन, रेनबो रिवोल्यूशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेनबो रिवोल्यूशन, उसको बोलते हैं इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुष क्रांति ने भारत को इकोनॉमिक हब बनाया, बनाया। सभी सफल रहा, ऐसा नहीं कह सकते एक भी असफल रहा। चाहे ब्लू रिवोल्यूशन हो, ग्रीन रिवोल्यूशन हो, व्हाइट रिवोल्यूशन हो, ऑल आर द वेरी सक्सेसफुल, रहा कि नहीं। और भारत को उस क्षेत्र में एक महारत हासिल हुआ। ये सभी के सभी आएंगे द रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, राइट। उसमें जो मेजर क्वेश्चन है उसको हम कर लेंगे। रिवोल्यूशन हो गया। उसके बाद देखिएगा मिनरल्स, मिनरल्स से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हुए हैं। बिहार से देखिएगा, बिहार के क्वेश्चन में कभी कभी मेरे पास कैंडिडेट्स आ जाते हैं, सिर्फ बिहार का मिनरल्स नहीं पढ़ाया, राइट। बिहार के मिनरल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा, बिहार के मिनरल से क्वेश्चन तब पूछा गया जब झारखंड और बिहार एक साथ थे। बात समझते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन तो तभी होगा ना, क्योंकि झारखंड में भंडार ही भंडार है, बिहार में भंडार नहीं, मिनरल्स है ही नहीं। तो बिहार में आप मिनरल्स लिखने चलें तो आप 5 पंक्ति लिखेंगे, 50 वर्ड्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो आज के दायरे में बिहार का मिनरल्स लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। वो बनता था कब? जब झारखंड साथ था। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी जो ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कंटेंट तो है,
गलती तो यह है बिहार के सिलेबस उसको हटाया भी नहीं है। जब ऑप्शनल के भी हमने पढ़ाया तो देखा बिहार मिनरल्स एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है नहीं, तो वहाँ पे तैयार करना है जो इंडिया के सेंस में मिनरल्स और उसका यूजेस, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत के मुख्य खनिज और उसका उपयोग, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, लिख पा रहे हैं? अब देखिएगा ये इंडस्ट्री है, उद्योग है। उद्योग में देखिएगा, उद्योग चैप्टर में ज़्यादा परेशानी होती है, राइट। ज़्यादा परेशानी क्या होती है, मैं जितना पढ़ा दूँ बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा होगा, राइट ना। मान लीजिए कि मैं इंडस्ट्री पढ़ाने चलूँ तो पूरा बैच इंडस्ट्री पढ़ा सकता, एक महीना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, नहीं कितनी केमिकल बेस्ड है, एनिमल बेस्ड है, मैं पढ़ाते रहूँ होता है। जो बिहार के लिए रिलेटेड है, इंडिया के लिए मेजर इंडस्ट्री है, सिर्फ उसी को पढ़ें, बस समझते हो। जैसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, बड़ी पॉपुलर चीज़ है, सभी चीज़ है, हर एक बार पूछा गया है। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मेजर कॉटन टेक्सटाइल है, जूट इंडस्ट्री है, जरूर जानना चाहिए हमें, बस समझते हो। अगर हम कह रहे हैं कि फॉरेस्ट में तो पेपर काफ़ी है, पेपर के बाद अगर कुछ पढ़ने चलते हो गलत है ना। तो जहाँ पे देखो जीएस में रोकने की ज़रूरत है, क्या हमारा लिमिट है, कहाँ से ज़्यादा ज़्यादा नहीं जाना है। ये तो मोटी बुक बनेगी, उससे काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो मेजर 5 बड़ी इंडस्ट्रीज और उसका भारत के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में क्या यूजेस हैं। यहाँ पे देखिएगा, अभी तक जीएस में नहीं पूछा गया, ऑप्शनल पूछा गया है। इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ बिहार जरूर कर लीजिए, इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ बिहार, ये पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं। बिहार के औद्योगिक प्रदेश और उसकी विशेषता, इंडिया के सेंस में भी करेंगे और बिहार के सेंस में करेंगे, ठीक है। चूंकि वो बड़ी प्रोनाउंस्ड एरिया है, हर एक जगह मटेरियल भी है और आपको समझना ईजी लगेगा। तो इंडस्ट्री एरिया से अब देखिएगा, ट्रांसपोर्ट एरिया है हमारा। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास डोमेन एरिया हुआ लैंड, वाटर और एयर, 3 डोमेन एरिया हो गया। क्या क्या, स्थल, जल और वायु, बात समझ गए। देखिएगा, स्थल में हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो वाटर वे, सॉरी रोडवेज है, रेलवेज है, पाइपलाइन है। और बिहार के संदर्भ में जो बड़ी पॉपुलर चीज़ है वो रेलवे है और पाइपलाइन है, नहीं दोनों है नहीं। बिहार भारत के फर्स्ट पाइपलाइन का एरिया बना, यह एशिया के फर्स्ट पाइपलाइन का एरिया बना, जो नहरकटिया से बरौनी तक आता है। द फर्स्ट पाइपलाइन ऑफ एशिया कह सकते हो, और अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट पाइपलाइन, नहीं। तो पाइपलाइन से रिलेटेड आपको पूछ देगा, बरौनी पाइपलाइन का क्या यूज़ है, हमारे कानपुर तक जाता है, आता है असम से, राइट ना। फिर देखिएगा, स्पेशल क्वेश्चन आपको वाटरवेज से पूछा हुआ है, क्योंकि बिहार का पूरा प्लेन एरिया संपूर्ण वाटरवेज का एरिया है, उस पर अभी काम हो भी रहा है, इम्प्रूवमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। तो बिहार एक इनलैंड वाटरवेज का अंतःस्थलीय जल मार्ग का एक प्रमुख क्षेत्र हो सकता है, इसकी संभावना और इसका महत्व, ऐसा क्वेश्चन आएगा। भारत के लिए तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, या नोट्स में पढ़ेंगे कि भारत के 5 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। सबसे 5वां कौन है? फर्स्ट तो सबको याद होता है, दैट इलाहाबाद टू हल्दिया, गंगा नदी पे, ठीक है। बट 5वां आपको उड़ीसा में, महानदी पे, राइट ना। तो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में किया हुआ था, करेक्ट ना। या एयरवेज है, देखिएगा एयरवेज भी हमारे एरिया का डोमिन एरिया बनता है, चूंकि भारत में एयरवेज बहुत ही कम था। एयरपोर्ट हमारे मेजर करीब 7-8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। अब देखिएगा कि हर एक सेकेंड सिटी एयरपोर्ट बन रहा है, ग्रोइंग एरिया है, तो उसका कोई कॉन्सेप्ट और पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि देखिएगा कि एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसपोर्टेशन का इंडिया में। पहले कोई दरभंगा नहीं सोचता था का एयरपोर्ट, नहीं देवघर नहीं सोचता था, अब भी एयरपोर्ट आया, पटना एयरपोर्ट से एक्सपेंड हुआ, और आगे के दिनों में देखिएगा सेकेंड क्लास सिटी ग्रो करेगा। तो भारत में एयर सर्विस पे जो अप्लाइड क्वेश्चन है ऐसे बनेंगे, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के
जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, आज के हमारे इंट्रोडक्शन क्लास का डिस्कशन एरिया था, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, पढ़ाया नहीं, जानबूझ के मैंने अपने को रोका कि आज मैं कोई चैप्टर शुरू ना करूं। राइट, मेरा ये मानना है कि अगर बाइलिंगुअल बैच है तो संपूर्ण बाइलिंगुअल बैच हो, अगर इंग्लिश हिंदी है तो फर्स्ट डे से इंग्लिश हिंदी का कंप्लीट बाइफर्केशन हो। होता ये है कि जिस लैंग्वेज को हम फॉलो करते हैं वो हमारा लैंग्वेज बनता है। मान लो कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ और उसको हिंदी में ही बता रहा हूँ, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो हिंदी ही होगा, इंग्लिश होगा नहीं। जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो इंग्लिश की बुक बिल्कुल ना पढ़ें, मैं बता दे रहा हूँ। राइट, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं हिंदी का बुक कभी ना पढ़िएगा, आपकी लैंग्वेज खराब हो जाएंगे। राइट ना, आदत पड़ जाए। कभी कभी क्या होता है कि एक बुक में नहीं समझ आए, दो बुक, एक हिंदी इंग्लिश दोनों साथ खोल लिया होता है कि नहीं? ऐसा होता है, हर एक बच्चे का होता है। अच्छा, समझ में आएगा तो दोनों में आएगा, है कि नहीं? तो आप जब भी इंग्लिश फॉलो करें तो इंग्लिश टेक्स्ट फॉलो करें, इंग्लिश नोट्स बनाएं और हिंदी को उस समय भूल जाएं। राइट, और जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो पूर्ण रूप से हिंदी में पढ़ें और टर्म इंग्लिश में जरूर लिखें। लाइन समझ गए? जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी का भूसन्नति शब्द है और इंग्लिश का जियो सिंक लाइन है, तो हिंदी में जो पढ़ रहे हैं उनको दोनों शब्द जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेंगे ना तो टर्म दुख देगा। बातें क्लियर हुई? तो इंग्लिश में पढ़ने वाले हिंदी वाले टर्म को बिल्कुल ना देखें, और जो हिंदी में पढ़ रहे हैं इंग्लिश वाले टर्म पैराग्राफ के किसी कॉर्नर में जरूर लिख लें। तो मैं मानता हूँ कि कल से क्लास विधिवत सेपरेट बैच के रूप में होगा और हम एक लैंग्वेज एक बैच में फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर से ये है कि आज जाके कंफर्म हुई है, कोई एनसीईआरटी बुक ना पढ़ें, कोई अलग चीज़ ना पढ़ें। कल फ्री माइंड से एक एटलस, एक नया सा नोटबुक लेके आए विथ फुल एनर्जी, टाइम पे आए। क्लियर? तो आज का क्लास मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू आप सभी को जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे, आप सभी को भी।